म्यूट में है। पहाड़ों पर खूब सारे बादल छाए हुए हैं। हम सब लोग साथ साथ चलते हुए कुछ अनूठा खोज रहे हैं। खोज नहीं, उद्घाटित कर रहे हैं। जो एक तरफ से बहुत हल्के फुल्के मैत्रीपूर्ण ढंग से खोजा जा रहा है, और दूसरी तरफ जैसे कोई प्रथम श्रेणी का वैज्ञानिक किसी चीज का अन्वेषण करता है, किसी चीज को देखता है, वैसे हम कर रहे हैं। निश्चित ही जब हम इस तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं, तो हमारे कुछ कारण होते हैं। जीवन में दुख होता है, भ्रम होता है, उनकी कारण खोज में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उतना कारण पर्याप्त नहीं कि सिर्फ दुख और भ्रम से मुक्ति के लिए सत्य की तलाश हो, क्योंकि यह हम जानते ही हैं कि अगर सारे दुख खत्म हो जाए, कोई भ्रम न हो, ऐसे जीवन को अगर हम पा जाएं, फिर भी जरूरी नहीं कि हम समाधान की ओर बढ़ गए, समाधान की ओर हमने गति कर ली। क्योंकि बहुत सारी दुनिया में लोग ऐसे हैं जो पैदा होकर के समाप्त हो जाते हैं, उनको जीवन दुख है यह पता ही नहीं चलता है। इतने प्रमाद में वे जीते हैं कि वस्तुतः दुख का पता चलने के लिए भी थोड़ी सी संवेदना चाहिए। भ्रम है जीवन में, भ्रम अगर इस तरह से श्रृंखलाबद्ध रूप से हमारे सामने आता चला जाए कि दोनों एक भ्रम से दूसरे भ्रम के बीच में कोई अंतराल न हो, तो सारा जीवन भ्रम की एक श्रृंखला बन करके रह जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। और ऐसा हम अपने आसपास देख सकते हैं, उघाड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भ्रम की श्रृंखला में जीते हैं। उनके अंदर बराबर संसार से लेकर के संन्यास, उसके पार सारी चीजें बनी हुई है, सारी चीजों की श्रृंखला बनी हुई है, जिसमें धरती पर कैसे रहना है, धरती पर क्या क्या हासिल करना है, धरती का कैसे उपभोग करना है, और फिर जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या क्या मिलता है, किसको मिलता है, क्या करने पे मिलता है, वो सारी योजनाबद्ध स्थिति हमारे उन लोगों के जीवन में होती है। तो उनको भ्रम का भी नहीं पता चल रहा है, उनको दुख है उसका भी नहीं पता चल रहा है। दुख को वो जीवन का अनिवार्य अंग समझ करके जीते चले जाते हैं। हम किसी ऐसी कला को खोज रहे हैं जिसमें दुख और भ्रम, ये तो समाप्त हो ही जाएगा। जब दिया जलता है तो अपने आप बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं, सांप बिच्छू हैं, वो भाग जाते हैं। लेकिन
दिया सिर्फ सांप बिच्छू को भगाने के लिए नहीं जलाया जाता है। दिए के आलोक में हम किताब भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो। भाग अपने से जाते हैं सांप बिच्छू, हम किताब भी पढ़ सकते हैं, कविता भी पढ़ सकते हैं, सुंदर सा कोई चित्र देख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं दिए के आलोक में। तो जो हम साथ साथ चलते हुए अन्वेषण कर रहे हैं, उसके क्रम में आज सुबह की बैठक में हम लोगों ने यह प्रश्न उठाया था कि बाहर जो भी कुछ है उसको बिना देखने वाले के देखना क्या है। देखने वाला जो नाम देता है, जो पुरानी छवि से उसको देखता है, जो पुरानी स्मृति संस्कारों से देखता है, वह बाहर। भीतर बिना देखने वाले के देखना, इसमें एक बड़ी सुंदर सी चीज आती है, बड़ी सुंदर सी चीज एक दिखाई पड़ती है। यदि बाहर अगर बिना देखने वाले के देखा जाए और भीतर बिना देखने वाले के देखा जाए, जिस पर हम पीछे बात करेंगे, अगर हमने काम किया है तो वह चीज अनिवार्य रूप से वहां पर सामने आती है। तो हम लोगों ने जो सुबह से अब तक अन्वेषण किया है, अवलोकन किया है, उसको यथावत रखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्रम से। अनिल भाई। नमस्ते सर। सर आज यहाँ भी आसमान में बादल आए हुए हैं और मौसम गर्म है, लेकिन बाहर का मौसम ठीक हो रखा है, हवा अच्छी चल रही है। पिछले 2 दिन से ऐसा है। और ये जो समय है, इस समय तक तो आते आते मौसम बिल्कुल सुहावना हो जाता है। बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हीं के लगातार शोर मचाने की आवाज आ रही है। बॉल का बैट से जब टच होती है वो आवाज आ रही है। सर, आज के सवाल के साथ अवलोकन करना, पता नहीं वो मेरे से हो भी रहा था या शायद कोई मुश्किल पड़ रही थी मेरे को। क्योंकि जब मैं बाहर किसी चीज को देख रहा था तो ये तो हो रहा था कि उस चीज का नाम आ ही आ रहा। ठीक है, ये चीज बिल्कुल मेरे को समझ में आ रही थी कि मैं बिना नाम दिए देख नहीं सकता। लेकिन जब मैं प्रश्न उठाता हूं उसके साथ में कि देखने वाले के बिना या बासीपन के बिना इसको देखना क्या है, तो एकदम से तो नहीं हुआ था कि मैं वहां पे कुछ मेरे को अवलोकन के लिए कुछ दिख रहा है। लेकिन बाद में ऐसा हो रहा था कि सर मैं शायद देखते देखते भूल ही जा रहा था कि मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ। ऐसा मेरे को कई बार हुआ। मैं सुबह से आज इस प्रयोग में बहुत था। जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये बोतल रखी है, फटाक से इसका नाम आएगा मेरे सामने कि ये बोतल है, लेकिन उस प्रश्न के साथ रखता हूं तो थोड़ी देर बाद मैं ये भूल ही जाता हूं कि मैं इस बोतल को देख रहा हूं। और जब मेरे को फिर से याद आता है तो मैं खुद को ऐसा, नॉट इवन मेरा मन ही नहीं, मतलब दिमाग नहीं, मेरी आंख भी मतलब ऐसा जैसे एकाग्र हो गई है बोतल के ऊपर। ऐसा उस समय नहीं, जब याद आता है मेरे को कि हाँ मैं बोतल देख रहा था, तो मैं खुद को इस स्थिति में पाता हूँ कि मेरी आंख भी ऐसे जैसे ठहर गई है उस बोतल पे। और यही कुछ अंदर देखने के समय हो रहा था। जब मैं अंदर देख रहा हूँ, सेम चीज वहां भी थी कि वहां पे भी चाहे कोई थॉट आ रहे हैं या किसी तरह का कोई फीलिंग आ रही है तो मैं उसको नाम भी दे रहा हूँ, उसके साथ मूवमेंट भी है। लेकिन जब इस सवाल के साथ आते हैं तो वापस खो से जाते हैं उसमें।
जैसे इससे पहले कई दिनों तक ऐसा होता था कि मैं ये कहता था कि सर सब गिर गया नहीं, मतलब जैसे सब रुक सा गया है, स्तब्ध सा हो गया है, खाली हो गया है। आज भी था वो खालीपन, लेकिन वो खालीपन बहुत बड़ा सा दिख रहा था मेरे को, बहुत बड़ा। उसको देखते हुए मेरे को पता है कि मैं इस खालीपन को भी नाम दे रहा हूँ, उसके बाद भी वहां पे सवाल है कि इसको नाम दिए, इस खालीपन को खालीपन कहे बिना खालीपन कहे बिना देखना क्या है। फिर सर मेरे को कुछ याद नहीं रहता है कि वो क्या था। थोड़ी देर बाद मैं जगता हूँ तो मैं वापस अपना कुछ अपने आप को पाता हूँ कि हाँ मैं इस काम को ये प्रयोग कर रहा था। यही लगभग चलता रहा, जब जब भी मैं इस प्रयोग के साथ गया तो ये ऐसा ही हो रहा था। जी सर। अंजना जी। जी, सुबह तो मैं थी अवलोकन में कि जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तो मैं उस जंगल से ही होकर गुजर रही थी, तो उसको तो मुझे शायद पहले से ही ऐसे ही देखने के लिए ऐसा हो भी गया है। हाँ, लेकिन अम, नदी को जरूर मैं उसे गंगा ही नाम से करती थी, लेकिन कुछ समय से नहीं जो है उस नाम से उसको जान रही हूँ। तो कुछ मतलब मैं ऐसे सोचा भी नहीं, बस मैं देखते हुए ही ऐसे जा रही थी। अम, फिर कुछ ऐसी बात हुई कि मैं उसमें उलझ गई मैं, और मुझे बाहर से बहुत कुछ चल रहा था। आज योगा डे था तो बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही थी बाहर से, लेकिन अंदर से जो है वो जैसे अंदर से वो जो चीज चलती रहती है उसकी जगह उस चीज ने ले ली। और मुझे कई दफे ख्याल आया कि मुझे अंदर का अवलोकन करना है, पर वो चीज इतनी गहरी हो गई कि मैं बार बार खुद को याद दिलाते हुए भी उसमें नहीं उतर पाई। मैं किसी और, मेरी ऊर्जा किसी और ही चीज में बुरी तरीके से फंस गई थी। तो ऐसे ही आज ऐसे ही हुआ, और मैं अभी तक भी नहीं, मुझे ये है कि कोई चीजें जो हैं वो अ, कैसे ऐसी हो जाती हैं कि अ, यानी मुझे बार बार याद आ रहा है कि उस अवलोकन में मुझे उतरना है, लेकिन वो चीज इतनी गहरी हो गई है कि वो उससे गहरी हो गई है। तो ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में आज। धन्यवाद। भावना जी। प्रणाम भैया। प्रणाम। यहाँ आसमान में सामने पहाड़ है और बादल है, और बादल है ना ऐसे जा रहे हैं, तो बादलों में अलग अलग आकृति दिख रही है। और आकृति भी बताए कैसी दिख रही है, जो बात का मुझे फियर है ना वही आकृति दिख रही है। और आज क्या हुआ कि मैं बाथरूम में नहा रही थी तो साबुन की वो आकृति बनी जिस बात का मुझे फियर है। फिर मैंने मतलब वो तो जैसे ही वो ये प्रश्न आया तो फिर मुझे एक मतलब हंसना सा आया कि मेरा डर है जो बाहर आकृति बना रहा है, जिस बात का डर होता है उस बात की आकृति। तो इस प्रश्न के साथ में
थी मैं तो पूरे दिन तो नहीं थी, क्योंकि है ना पूरे दिन स्मृति भी थी अंदर किसी किसी बात को लेकर। जहाँ जहाँ पे मेरी ऊर्जा फंसी हुई है तो वहां पे उसकी स्मृति भी थी। लेकिन अवेयरनेस भी शायद, पता नहीं उसको अवेयरनेस कह सकते हैं या नहीं, लेकिन पता था कि वो वहां पे हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है, घटना घट रही है, वो दृश्य जो भी सामने अंदर भी दृश्य जो देखने में आ रहा है वो, तो उसको मैं मेरे बिना मतलब खुद के बिना जो देखना है उसको मैंने खुद के साथ ही देखना हो रहा था वहां पे अंदर। और बाहर जो भी देख रही थी दृश्य, तो उसमें भी कभी स्मृति आ रही थी और कभी विदाउट स्मृति के देखना हो रहा था। अभी जैसे अभी एक घटना घटी कि सामने सनसेट हो रहा था, लेकिन मैं तो भूल गई कि इसको सन कहते हैं, मैंने उसको चांद बोल दिया, सन को। क्योंकि वो सन है ना चांद की तरह दिख रहा था पूरा, क्योंकि वो पूरा लाइट था, वाइट कलर का ऐसे मटमैला। तो फिर मैंने चांद बोला, फिर मैंने वापस बोला नहीं, इसको बिना स्मृति के देखना क्या है, तो फिर मैं नाम भी भूल गई। फिर मैंने देखा कि एक मतलब राउंड सा दिख रहा है और ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी सुंदरता बहुत अच्छी लग रही थी। फिर राउंड सा दिख रहा है, ये भी ऐसे माइंड में आया, तो मैंने बोला ये राउंड सा भी, ये भी एक स्मृति है, फिर उसको भी मैंने निकाल दिया। फिर ऐसे ही दिख रहा था, उसकी सुंदरता बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैंने एक फोटो क्लिक कर लिया और अपने ग्रुप में भी भेज दिया और अपने डीपी पे भी लगा दिया, मुझे अच्छा लगा था। बस मुझे यही दिखा कि मेरे अंदर अभी भी मतलब कि वो स्मृति है, जो छवि जिसके आधार पे मैं अपना सारा कार्य करती हूँ, सारी एक्शन करती हूँ। और मेरी जो भी एक्शन होती है वो बेहोशी भरी होती है, क्योंकि वहां पे कोई अवेयरनेस नहीं होती है स्मृति के साथ में। बस लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी कल से मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ में इस शिविर में, तो थोड़ी वहां से जैसे कि हट रही हूँ ना, वहां से जैसे कि रिमूव हो रही हो ऊर्जा, ऐसा लग रहा है, पता नहीं। धन्यवाद भावना। जी धन्यवाद। जय माँ। प्रमीला जी। जी नमस्कार। नमस्कार। गर्मी बहुत बहुत ज्यादा है और सब सुनसान दिख रहा है बिल्कुल, कहीं कुछ हवा नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं है। बेटे की तबीयत खराब है, 2 दिन से मौसम बदला तो उसको बुखार उखार था, आज थोड़ा ठीक है। तो लाइट भी नहीं थी, मोबाइल सारा दिन लिए रहा तो रिचार्ज खत्म हो गया था। फिर अभी मीटिंग से बार बार हट वो अपने आप निकल रहा था, तो फिर अभी रिचार्ज कराया, 19 वाला पैक डलवाया, फिर अभी शामिल हुई हूँ। प्रश्न के साथ रही, कल रात को भी नींद जब खुलती थी, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकती मैं कि नींद में भी वो था, क्योंकि जब सोई थी तब तो सोई ही थी, लेकिन जब नींद खुलती थी तो वो प्रश्न अपने आप आ रहा था। आज भी दिन भर ऐसा हुआ कि वो रह के वो आ रहा था, और जब वो प्रश्न आया और तो फिर उसको, मेरे पास कुछ शब्द नहीं बचे कि मैं कुछ कहूं। बस इतना ही। धन्यवाद प्रमिला। लता जी। नमस्ते। हम गैलरी में बैठे हैं।
आकाश में अलग अलग कलर की छटाएं छाई हैं। कुछ वाइट है, कुछ नीले कलर की है, कुछ काले बादल भी है। ठंडी हवा चल रही है, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, झिंगुरों की भी आवाज है साथ ही साथ। हम जब अवलोकन करते हैं, सुबह ऑफिस जा रही थी कार्यशाला के बाद, तो देखा ये सारी चीजें एक पिक्चर जैसे चल रही है मेरे सामने। गाड़ी अपने आप चल रही है जैसे रोज ही चलती है, पर आज चलाने वाला कोई नहीं था, जैसे चल ही रही हो खुद ही। जैसे एक नए सिरे से सारी चीजें देखने में आ रही थी। सुबह से शाम तक यानी अभी समय मिला है, ऐसे लग नहीं रहा है कि दिन भर हम लोग कुछ काम करके आए हैं। वही जीवंतता जो सुबह थी अभी भी वही महसूस हो रही है, वही ताजापन अभी भी है। कुछ यानी हम खुद कुछ नहीं करते, सिर्फ देख रहे हैं सारी चीजों को, तो जैसे कोई चीज हमें छूती ही नहीं है। हम में कोई परिवर्तन नहीं होता किसी चीज से। जी धन्यवाद, इतना ही समझा। धन्यवाद लता। सुरोमिता जी। नहीं, बाहर चीजों को जस का तस देखना ये अब एक जैसे थोड़ा आदत जैसी बन गई है, जिसका थोड़ा सा तो कभी कभी नाम भी भूल जाती हूँ क्या देख रही हूँ, या बाद में एक्सप्लेन करना होता है तो यू नो टू लुक फॉर वर्ड्स। पर ये बहुत नया एक एहसास है, जो अंदर देखना बिना बिना देखने वाले के, जो कि शुरू हुआ है आपका पिछले वर्कशॉप में, जहाँ पे आपने कहा था कि वो जीवन क्या है जो लक्ष्य से मुक्त है। अब वहाँ जब ऑब्जर्वेशन की बात हुई, वहां पे भी जब लक्ष्य से मुक्त ऑब्जर्वेशन की जा रही है, जो कि ऑर्गेनिक, तो जहाँ पे प्रश्नों के बाद होता है बहुत एकदम जो एक्यूट जागरण, पर अपने अपने अंदर जो चल रहा है उसको बस जस का तस, जब मतलब ये ऐसा नहीं कि ये मेरी शुरुआत है, एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं इसमें बहुत एक्सपर्ट हो हुई हूँ, बट इसका ग्लिम्स मुझे मिला है कि जो चल रहा है उसको बिना अच्छा कहे बुरा कहे कंडेम किए, कोई आकार दे के लेबल करके, मन क्या अपना निष्कर्ष निकाल के, बस उसको जैसा है वैसा देखना। अभी धीरे धीरे आजकल होता है कि जैसे पूरा एक थोड़ा नशा जैसा होने लगता है कि वो ऐसे चलो, मतलब कभी कभी डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम बेहोशी होती है, जैसे कुछ वहीं पे पता चलता है जब जागरण नहीं है, वो भी होता है, पर वो जो है वो एक ग्लिम्स में आता है, और अब उसकी वजह से कभी कभी जैसे एक फीलिंग होती है कुछ है नहीं, मतलब कोई खाली बहुत समय है, और कोई भी बहुत जैसे कुछ कुछ काम नहीं, जैसे कोई कुछ कुछ है नहीं, मन बहुत खाली है वहां पे। वहां पे किसी चीज का भी कुछ मीनिंग तो नहीं निकालना है, या सोच विचार जब भी आ जा रहा है वो दिख जाता है, सोच विचार चल रहा है ये, पर जो चल रहा है उसको बिना नाम दिए, बिना कोई डिफाइन किए देखना, उसका थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि कैसे मतलब ये क्या हो रहा है, जैसे कोई एक लगता है कभी कभी ना कि एक एक बड़ा सा कुछ का मैं हिस्सा हूँ, पर मेरा कोई गंतव्य नहीं है। अभी कुछ इतने 45 सालों भर बहुत काम था,
अब जैसे कुछ है नहीं, कुछ उसमें कोई ये नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये बहुत एक सुंदर सी चीज है जो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। धन्यवाद सुरोमिता जी। यहाँ थोड़ा सा हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने जा रहे हैं। खूब ध्यान से, खूब होशियारी से, खूब समझदारी से इसको देखिए। एक फकीर के पास एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि मुझे ध्यान सीखना है। फकीर ने कहा बहुत अच्छा, बैठिए। इसके पहले हम आप ध्यान पर चर्चा करें, ध्यान में प्रवेश करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, सुना समझा है, जैसा कि आपने आपके होने में ही, आपकी उपस्थिति में ही लग रहा है। आपकी सौंदर्य के बारे में क्या दृष्टि है? तो पहले तो उन्होंने सौंदर्य शास्त्र का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत कर दिया, जो पढ़ा लिखा था। श्रृंगार शतक पूरा भर्तृहरि का खोल करके रख दिया। कविताएं जो सौंदर्य पर लिखी गई थी वो सब खोल करके रख दी। उस फकीर ने कहा नहीं, जो सौंदर्य की दृष्टि है वह क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैंने कभी इस पर विचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि फिर भी याद करिए, कभी कोई सुंदर दृश्य नजर आया है? उन्होंने खूब दिमाग लगाया, खूब खपाया, उन्हें कोई भी सुंदर दृश्य नजर नहीं आया। ईमानदार आदमी रहे होंगे, उन्होंने कह दिया कि ना, मुझे कभी भी सौंदर्य बोध नहीं हुआ है। उस फकीर ने कहा, जब आपको कभी सौंदर्य दृष्टि नहीं हुई है तो फिर हम ध्यान पर बात नहीं कर सकते। जाइए पहले सौंदर्य दृष्टि कमा करके आइए, सीख करके आइए। आपने बहुत सारा शास्त्र पढ़ा है, कोई सुंदर दृश्य देख करके आइए। और यह बात सच भी है। दोनों ही चीजें एक साथ चलती। एक है जो आज हम लोगों ने प्रयोग किया है, उसके संदर्भ में हम कह रहे हैं। एक है वैज्ञानिक दर्शन, तटस्थ दर्शन, बिना त्रुटि के, बिना दोष के दर्शन, और उसके ठीक ही साथ साथ सौंदर्य दर्शन। यह लक्षण है। यदि हम बिना देखने वाले के देखते हैं तो हमें तत्क्षण सौंदर्य दृष्टि मिल जाती है। जो भी कुछ सामने है, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि एक माँ अपने बच्चे की पोटी साफ कर रही है। कृष्णमूर्ति लिखते हैं कि उसको देखने में भी अद्भुत सौंदर्य है। अब आप सोचेंगे कैसी बातें करते हैं, पर यह सच। जहां पर देखने वाला नहीं,
वहां पर जो भी कुछ देखा जा रहा है वह सौंदर्य बोध से देखा जा रहा है, वह परम सौंदर्य के बोध से देखा जा रहा है। आप कभी ख्याल करें, हम जिसे सुंदर कहते हैं वस्तुतः वह सुंदर नहीं होता है। वस्तुतः जब हम अपनी धारणाओं के अनुकूल किसी स्थिति को देखते हैं तो कहते हैं बहुत सुंदर है। वह सौंदर्य बोध नहीं है, वह तो हमारी मान्यताओं का ही एक प्रारूप है। जैसे हिटलर कहता था कि जब धूप में मेरे सैनिकों की संगीनें चमकती हैं कवायद करते हुए, मुझे वह दृश्य सबसे सुंदर लगता है। आपको मंदिर सुंदर लगता है, मस्जिद सुंदर नहीं लगती। आपको कोई अपने घर का व्यक्ति है, सजा संवरा है, वह बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन किसी दूसरे घर का व्यक्ति है, दूसरे धर्म संप्रदाय का व्यक्ति है, वह सुंदर नहीं लगता है। अपना बच्चा सुंदर लगता है, कैसा भी हो, दूसरे का बच्चा सुंदर नहीं लगता है। यह सुंदरता नहीं, यह सौंदर्य नहीं। सौंदर्य किसी कारण पर निर्भर नहीं। कभी जीवन में अपने अनुभवों में उतरिए, अनुभवों में खंगालिए। आप कहीं बैठे हैं, कोई कारण नहीं है, जो दृश्य है वो अचानक अभूतपूर्व रूप से सुंदर हो गया। कुछ भी दृश्य हो, लोगों की आवाजाही हो, सूरज उगता हो या सूरज ढलता हो, कोई फूल खिला हुआ हो, या एक पूरे वृक्ष से पीछे झांकता हुआ चंद्रमा हो, या वृक्ष की डालों के बीच से उस पार दिखाई पड़ता हुआ आकाश हो। आप कोई योजना बनाए नहीं है, कुछ आपने ऐसा नहीं किया हुआ है जो कि सुंदरता के लिए आवश्यक है। कोई भी साज श्रृंगार नहीं किया हुआ है, और अचानक कोई दृश्य आपको अभूतपूर्व आनंद से भर देता है। अचानक ही आप पाते हैं कि भाव विभोर होने लगे। क्या हुआ आखिर? अगर आप एक फूल देख रहे हैं और भाव विभोर होने लगे, क्या हुआ उस फूल को देखने में? क्या घटा? आप अगर तर्क से देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा लोहा है, थोड़ा सा कार्बन है, थोड़ा सा जिंक है, ऐसे ही कुछ खनिज पदार्थ हैं उस फूल में, काटेंगे पीटेंगे। पर वह जो खिला हुआ फूल है, उसको देख करके जो आनंद घटित हो रहा है, जो भीतर एक भाव विभोर जैसा एहसास हो रहा है, वह भाव विभोर एहसास वह लोहा, जिंक, पोटास, इन सबको आप छांट करके निकाल लीजिए या इन सबको कहीं और से जुटा लीजिए, आपको वह बोध नहीं होगा, वह भाव विभोर होने का एहसास नहीं होगा। वह क्या होता है? ध्यान दीजिए, उस सुंदरता के लिए नहीं जिसका कोई कारण है, कि कोई आपका बेटा है, बेटी है, आपकी यूनिफॉर्म है, आपके देश का झंडा है, वह नहीं। उन सब के पीछे कारण नहीं, अकारण, अचानक, अनायास क्या हुआ ऐसा? एक कारण है जो बाहर से हम लोग दे सकते हैं कि मन शांत है, कोई हलचल नहीं है, संयोग बना और कोई सुंदर सा दृश्य दिखाई पड़ गया और सौंदर्य बोध घटित हो गया। ऐसा ही हम अधिकतम समझते हैं। हम समझते हैं कि मन शांत था और ऐसा एक अवसर बना, स्थिति बनी जिससे कि कुछ
सौंदर्य बोध घटित हो गया। तो सौंदर्य बोध बहुत सारी चीजों के ऊपर निर्भर करता है। नहीं, स्थिति इसकी ठीक उल्टी है। सौंदर्य बोध बहुत सारी स्थिति से निर्भर नहीं करता है। सौंदर्य बोध जो हमने अपने अंदर बहुत सारी स्थिति निर्मित की हुई है, उसके स्थगन से अचानक प्रकट हो जाता है। हमने जो अपने अंदर बहुत सारा कोलाहल, बहुत सारी उठापटक चला रखी है, वह उठापटक, वह कोलाहल किन्हीं क्षणों में स्थगित हो जाता है, सौंदर्य बोध उद्घाटित हो जाता है। तभी तो किसी बच्चे को देख करके उसकी माँ उसका कपड़ा साफ कर रही है और उसको देख करके सौंदर्य बोध से व्यक्ति भर जा रहा है। सौंदर्य बोध वह जो हमारे अंदर यांत्रिक रूप से, बनावटी रूप से जो सारी संरचना चल रही है, उसके स्थगन में प्रकट हो जाता है। अब थोड़ा सा बाहर, यदि हम तटस्थ दृष्टि से बिना मैं के हम देखते हैं, बिना देखने वाले के बाहर जो भी कुछ आंखों पे घट रहा है उसे देखा जाता है। अर्थात जो सारा आयोजन प्राकृतिक घटना पर हमने आरोपित किया हुआ है, वह आयोजन स्थगित रहता है, छांट करके अलग कर दिया जाता है। अनिवार्य रूप से उसका लक्षण है कि सौंदर्य बोध होगा। बाहर के जगत में जो भी कुछ देखा जाएगा उसमें असाधारण रूप से सौंदर्य उद्घाटित होना शुरू हो जाएगा। प्राकृतिक दृश्य में कुछ जो भी स्थिति, उसमें असाधारण रूप से सौंदर्य दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि सौंदर्य अस्तित्व का स्वभाव है। सौंदर्य यहां रोई रोई में व्याप्त है। उसको बदशक्ल, उसको अगली, बदसूरत मैं करता हूं। मेरी उपस्थिति इस पूरे अस्तित्व में जब मैं देखता हूं, तो मैं जो भी चीज देखी जा रही है उसे बदसूरत करके देखता हूं। आइए अब थोड़ा भीतर चलते हैं। एक जैन फकीर ने अपने नवागंतुक शिष्य को कहा कि जाओ, जो भी कुछ तुम्हारे अंदर चल रहा है उसे फेंका, उसे खाली कराओ, फिर हम बात करेंगे। पुराने दिनों की बात है, बड़े सीधे साधे संवाद होते थे और बात लग जाती थी, लोग उसके लिए तत्पर हो जाते थे, उसको कर दिखाते थे। सीखने की ऐसी अदम्य तड़प होती थी। शिष्य चला गया, दिन बीते और लौट करके आया, कहा कि जो भी था मेरे अंदर सब फेंक दिया, अब वहां पर सिर्फ शून्य, खाली। गुरु ने कहा जाओ, अब शून्य को भी फेंक करके आओ। और वह गया, उसने उस कला से, जिससे पहले जो शून्य नहीं था वह फेंका था, उसी कला से उसने शून्य को भी फेंक दिया। फिर वह नहीं आया, गुरु उसके पास आया। बाहर जब हम देखते हैं तो प्रकृति में अद्भुत रूप से सौंदर्य बोध होता है, सौंदर्य बोध उद्घाटित होने लगता है। इस पूरी शरीर की संरचना के रोए रोए में सौंदर्य बोध प्रवेश करने लगता है। भीतर अगर बिना मैं के देखा जाता है तो वहां पर देखने के लिए कुछ है ही नहीं। वहां पर जो देखा जाता है और जो देखने वाला है, वह सब, और वह शून्य, वह सब विसर्जित हो जाता है। हाँ, वहां पर कुछ उद्घाटित होता है। वह उद्घाटित होता है जो पहले से था, कुछ नया नहीं। वो जो पहले से था
जो दर्शन में नहीं आता है। दर्शन में देखने वाला, देखी जाने वाली चीज और दर्शन, यह 3 भाग में दर्शन होता है। लेकिन जब हम भीतर यह सवाल उठाते हैं कि वह देखना क्या है जो देखने वाले से मुक्त है भीतर की सारे जगत में, तो जो वहां उद्घाटित होकर के आता है वह बाहर जैसे सौंदर्य बोध उद्घाटित होकर के आता है, वैसे ही भीतर वह अविनाशी उद्घाटित हो जाता है, वह सत्य उद्घाटित हो जाता है, वह कालातीत उद्घाटित हो जाता है। तो बाहर चूंकि वस्तु स्थिति जैसी की तैसी देखी गई तो उसका प्रभाव तो पड़ा, शरीर पर पड़ा। भीतर कुछ था ही नहीं कभी। बाहर वह वृक्ष है, यह सारा दृश्य है बाहर, लेकिन यहां बाहर जब हम देखते हैं बिना देखने वाले के, तो यह अद्भुत सौंदर्य से, सौंदर्य बोध से भर देता है। भीतर देखने वाले के कारण सब कुछ वहां पर चल रहा है, और भीतर बिना देखने वाले के देखा जाता है, तो यह सब कुछ जो भीतर चल रहा है वह लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। भीतर सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ और वहां पर जगह लेना शुरू कर दिया। एक छोटी सी बोध कथा है जिससे यह अंदर और भीतर का, अंदर और बाहर का जो दर्शन है यह थोड़ा सा समझ में आएगा। एक बहेलिया को अपने जाल में एक बूढ़ा पंछी मिल गया। पंछी बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था और एक ही पंछी उसके जाल में फंसा। बूढ़े पंछी को उसने जाल से निकाला तो बूढ़ा पंछी बोला कि देखो, तुम मुझे अगर बाजार में बेचने जाओगे तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देगा, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, मेरी आवाज कर्कश हो गई है, मैं गा भी नहीं सकता हूं, और मेरे देखो पंख सब, पंजे बूढ़े हो गए हैं, उड़ भी ठीक से नहीं सकता हूं, सारे पंखों से अब धीरे धीरे फर गिर रहे हैं, और मेरी आकृति, मेरा शरीर देख करके कोई खरीदेगा नहीं। इसलिए अगर तुम मुझे छोड़ दो, वहां भी तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें जीवन के 3 सूत्र दूंगा, जो कि मैंने पूरे जीवन में इंसानों को देख देख करके सीखा है। कभी मैं हवा में उड़ करके इंसानों को देखता रहता था, वहां से सीखा है। वृक्षों की डालियों पर बैठ करके गांव को देखता रहता था, लोगों के आचरण, व्यवहार, जीवन को देखता रहता था, उससे सीखा है। लोगों के घरों की मुंडेरों पर बैठता रहता था, वहां से सीखा है। लोगों को आते जाते देखा है, वहां से सीखा है। तो मुझे मनुष्य के जीवन का बड़ा अनुभव है। तो अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें 3 सूत्र दूंगा। बहेलिये ने कहा कि ठीक है, यह बात सच है कि तुम्हें बेचने पर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो बाजार ले जाने का कोई तुक नहीं है, और तुम छोड़ने के लिए वायदा कर रहे हो कि तुम मुझे 3 सूत्र दोगे जीवन के अनमोल, तो मुझे ये फायदे की बात लग रही है। लेकिन क्या गारंटी है कि जब मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो तुम भाग जाओगे और मुझे कोई सूत्र वगैरह नहीं मिलेंगे। उसने कहा कि तुम भरोसा रखो, पहला सूत्र में तुम्हारा, जब तुम छोड़ने के लिए मुझे बाहर ले चलोगे, अपने हाथ पर रखोगे, तुम्हारे हाथ पर बैठे बैठे ही मैं पहला सूत्र कहूंगा तुमसे। दूसरा सूत्र मैं जब वृक्ष पर जाकर के बैठ जाऊंगा तब कहूंगा,
और तीसरा सूत्र, जब मैं उड़ करके आकाश में हो जाऊंगा वहां से कहूंगा। बहेलिया मान गया, बाहर लेके गया। उसने पंछी को अपने हाथ पर रखा तो पंछी ने उससे कहा कि मैंने सीखा है कि जो लोग अपने अतीत को विसार करके वर्तमान में जीते हैं वे ज्यादा सुखी जीवन जीते हैं, अपेक्षाकृत उन लोगों के जो अपने अतीत का बोझ ढोते हुए जीते हैं। बहेलिया को यह बात वाजिब लगी। उसे भी समझ में आया कि हाँ, यह बात सच है। जो लोग अतीत को भुला करके, अतीत को विस्मृत करके जीते हैं वे ज्यादा सुखी जीवन जीते हैं। और उसने पंछी को छोड़ दिया। पंछी गया, वृक्ष पर बैठा और वृक्ष पर बैठ करके उसने दूसरा सूत्र कहा कि देखो, कभी भी कोई तर्कहीन बात जो सामान्य तर्क पर भी न खरी उतरे उसको स्वीकार मत करना। मैंने देखा है कि दुनिया में लोग तर्कहीन बातों को बड़ी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। बात लुभावनी हो तो तर्कहीन बात बड़ी तेजी से स्वीकार हो जाती है। और ऐसा कह करके वह उड़ गया आकाश में। और जब आकाश में चला गया फिर उसने कहा कि तुम मूर्ख हो बहेलिए से, तुमने अवसर खो दिया। असल में मेरे पूरे शरीर में बहुमूल्य रत्न भरे हुए हैं, हीरे मोती भरे हुए हैं। अगर तुम मुझे न छोड़ते, मुझे काट डालते तो तुम अरबपति हो जाते। वह बहेलिया वहीं माथा पकड़ करके बैठ गया, पछताने लगा और जोर जोर से विलाप करने लगा कि मैं तो इस पंछी के द्वारा ठगा गया। और रोते गाते फिर जब थोड़ा चुप हुआ, इसके बाद उसने उस पंछी को जो आकाश में मंडरा रहा था उससे पूछा कि भाई, तीसरा सूत्र? उसने कहा, तीसरे सूत्र के लायक तुम नहीं हो, क्योंकि पहले दो सूत्र तुम्हें पचे नहीं, तुम उन्हें ग्रहण नहीं कर पाए। अगर पहला दो सूत्र तुमने ग्रहण कर लिया होता तो तीसरा सूत्र अपने आप तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाता, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यह जो कहा गया, यह इन दो सूत्रों की परीक्षा थी जो पहले कहे गए। तुमसे मैंने कहा कि अतर्क के बात पर जो तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है उस पर भरोसा मत करना। मैंने कहा कि मेरे शरीर में हीरा मोती भरा हुआ है और तुमने मान लिया। यह तर्कहीन बात है। भला पंछी के शरीर में हीरे मोती भरे होते हैं। और दूसरी बात, इतना ही नहीं, तुमने उसके पहले वाला सूत्र भी खो दिया कि जो हो गया उसको विसार करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे हाथ से निकल गया तो उसको विसार करके तुम्हें आगे निकल जाना चाहिए था, और तुम यहां बैठ करके विलाप कर रहे हो। तो जब दो सूत्र नहीं पचे हैं तुमसे तो तीसरा सूत्र नहीं निकल करके आएगा। तीसरा सूत्र जीवन का रहस्य है। हम लोग सुबह एक सूत्र, बाहर जो भी कुछ है यदि वह बिना देखने वाले के देखा जाता है तो वहां पर सौंदर्य उद्घाटित हो जाता है।
यदि सौंदर्य उद्घाटित होना शुरू हो गया तो सूत्र पच गया। भीतर यदि बिना देखने वाले के दर्शन की कला शुरू हो गई तो भीतर देखने को कुछ नहीं। इस देखने की कला में न कुछ भौतिक रूप से है और न ही कुछ शून्य के रूप में है, न कुछ है न कुछ नहीं। ये दो सूत्र यदि पच गए फिर तीसरा सूत्र अपने आप जीवन में उद्घाटित होकर के आता है। तीसरा सूत्र वह जीवन जो अलिप्त है, जो अनटच्ड है, जिसे छुआ नहीं जा सकता। यहां का जीवन जो भौतिक जीवन है, यहां की भौतिक चीजों में आंख सौंदर्य को उपलब्ध हो गई। भीतर अवलोकन से वह सारा जो झूठ का साम्राज्य था वह विदा हो गया और अंदर और भीतर के पार, यानी जिसमें अंदर और भीतर भास रहे हैं, भासते रहे हैं, वह वहां उद्घाटित हो गया। वैसे ही जैसे बाहर के जगत में सौंदर्य और भीतर के जगत में शून्य और जो कुछ होने का भाव है, उससे पार का जो जीवन। हम आप इस बात को कैसे कहेंगे? किसी से भी आप कहने जाइए जीवन में कि सुंदरता क्या है, सौंदर्य क्या है, कोई कहेगा कि स्त्री के चेहरे में सौंदर्य है, कोई कहेगा कि बच्चे के चेहरे में सौंदर्य है, कोई कहेगा कि बड़े ऊंचे पदों पर सौंदर्य है। जब राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह होता है तो वह जो हार पहनाया जाता है उसमें सौंदर्य है। पर आप कहें कि यह सब सारे सौंदर्य, इनके पीछे कारण है। थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। यह सौंदर्य नहीं, यह श्रृंगार है। श्रृंगार सौंदर्य नहीं। हम सब श्रृंगार करते हैं, बहुत सारा श्रृंगार करना चाहते हैं। महिलाएं आभूषणों से श्रृंगार करती हैं, धातुओं से श्रृंगार करती हैं, और जो चतुर जाति है पुरुष, वह दूसरे तरीके के श्रृंगार करती है। वह नाम की पट्टिका के नीचे उपाधि, पुरस्कार प्राप्त वगैरह वगैरह के आधार पर श्रृंगार करती है। लेकिन सौंदर्य मात्र क्या है, सौंदर्य दृष्टि क्या है, किसी को नहीं पता है। और किसी को आप समझा नहीं सकते हैं कि सौंदर्य दृष्टि क्या है। मेरे एक मित्र हैं, अभी जो यहाँ पर ध्यानशाला समाप्त हुई, वे यहां से जा रहे थे और जाते समय आंखों में आंसू लिए हुए, बड़े भरे कंठ से, बड़े भरे हृदय से उन्होंने कहा, आज मैंने जो लीची का पेड़ था जहां मैं ठहरा था, उसके बगल में ही लीची के कुछ पेड़ थे जो कि फलों से लदे हुए थे, उसको झूमते देख खूब देखा है। खूब देख करके उसको झूमता रहा मैं कि अब यहां से जा रहा हूं, यह लीची का वृक्ष पता नहीं कब देखने को मिले। मेरे पास में बैठे थे, सामने आकाश में बादल घिर रहे थे
पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी और भोर का समय था, तो जो भोर की किरणें थी वो उस सफेद बर्फ से चमकती हुई और बादलों पर जो हल्के सफेद कुछ स्याह उन पर पड़ रही थी। ठीक, बिल्कुल अद्भुत सौंदर्य वहां बिखरा हुआ था। तो उसको वो देखते हुए विभोर हो रहे थे। यह अद्भुत, इसको हाथ में वो नाश्ता लिए हैं पर निहारे जाते हैं, निहारे जाते हैं, विभोर हैं वो जो कुछ दिखाई पड़ रहा है। दूसरे मेरे मित्र आए, उनका उपहास उड़ाने लगे कि इसमें क्या सौंदर्य है, ये पहाड़ है, ये बादल है, लीची के पेड़ में क्या सौंदर्य है, ये सब आपके मन का वहम, मन का भ्रम है। वो तो सक पका गए। अब जिसको सौंदर्य की दृष्टि नहीं है उसे आप सौंदर्य कैसे बताइए, ये सौंदर्य क्या है? जो भी आप सौंदर्य के लिए तर्क देंगे वह झूठ होगा, वह मिथ्या होगा। आप कहेंगे कि देखिए सूरज उगा हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सूरज रोज उगता है। देखिए पहाड़ों पर बर्फ पड़ी हुई है, हाँ तो पहाड़ पर बर्फ ही तो पड़ेगी ना, यहां थोड़ी बर्फ पड़ेगी, इसमें सौंदर्य की क्या बात है? ये सब आपके मन का वहम है, ये सब आपके रूमानी ख्याल है, आप नहीं समझा सकते। पर आप जानते हैं जिनकी सौंदर्य है, ऐसा तो दीन दरिद्र कोई नहीं है जिसने कभी भी अकारण सौंदर्य नहीं देखा हो, जो कहीं से गुजरता हो और अनायास ही जो खिड़की के बाहर से जो बाहर दृश्य दिखाई दे रहा है उसको अनायास ही देख करके विभोर न हो गया। इतना दीन दरिद्र तो कोई भी नहीं। तो जैसे वह सौंदर्य दृष्टि अव्याख्या है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, वैसे ही जब आप यह प्रश्न उठाते हैं कि वह जीना क्या है जो बासीपन से मुक्त है, वह दृष्टि क्या है जो बासीपन से मुक्त है, वह बाहर बासीपन से मुक्त हुई दृष्टि जो सौंदर्य में खिल करके आ जाती है, भीतर बासीपन से मुक्त हुई वह दृष्टि जो पूरे जीवन को ताजगी से कुछ भर देती है, जिसका इतनी ताजगी है कि पता भी नहीं चलता, वो पता चलने के बासीपन तक से मुक्त है, उसको कैसे अभिव्यक्त करिएगा? उसे अभिव्यक्त करने का कोई उपाय नहीं। मन, हमारी सोच विचार की यह संस्था उस चीज को पकड़ना चाहती है, उस चीज को पहले तर्क में लाना चाहती है, लेकिन जैसे ही आप पहले तर्क में लाएंगे इसके बाद लागू करेंगे तो वो आप ऐसा कर रहे हैं जैसा कि हम इंसान सौंदर्य के लिए करते आए, श्रृंगार करते हैं, आयोजन करते हैं, घर सजाते हैं, वह सब सौंदर्य नहीं है, वह श्रृंगार है, सौंदर्य दृष्टि नहीं। तो जो भी हम तर्क के आधार पर करेंगे वह फिर सत्य नहीं होगा, वह फिर बासीपन से मुक्त नहीं होगा, वह हमारे ही बासीपन का थोड़ा सा हेर फेर होगा। वही घर के कबाड़ इस कोने से उठा करके उस कोने पर रख दिए गए, बस और कुछ नहीं। तो हम आप साथ साथ चलते हुए यदि यहां तक पहुंचे कि यदि दृष्टि बासीपन से मुक्त है बाहर और दृष्टि बासीपन से मुक्त है भीतर, यानी बाहर ऐसा देखना हो रहा है जिसमें देखने वाला नहीं है, तो सौंदर्य परिपाक होगा, सौंदर्य वहां पर अपनी आप जगह लेगा, फिर सारा अस्तित्व सौंदर्य बोध से देखा जाएगा। और भीतर यदि यह प्रश्न
काम करता है कि वह देखना क्या है जो देखने वाले से मुक्त है, अर्थात भीतर कोई उत्तर नहीं आता, सारा जो भीतर का साम्राज्य है वह छटना शुरू हो गया, छटता चला जा रहा है। इसका अर्थ है कि भीतर कुछ ऐसा उद्घाटित होना शुरू हो गया जिसे बासी होने का कोई उपाय नहीं। जैसे सौंदर्य बोध अगर हमको हो गया तो उसको फिर हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि सौंदर्य बोध असाधारण कला है। वह एक बार आ गई तो फिर वो खत्म नहीं हो सकती, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ती है। और भीतर वह बासीपन से मुक्त जीवन उद्घाटित हो गया तो फिर दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाता है, आगे फैलता चला जाता है। तो आज हम फिर इस प्रश्न की नए ढंग से पड़ताल करेंगे। पहले हमने वैज्ञानिक की तरह पड़ताल की थी, अब हम एक श्रेष्ठ कलाकार की तरह से पड़ताल करेंगे। जैसे कि एक श्रेष्ठ कलाकार देखता है वैसी पड़ताल करेंगे, जैसे एक श्रेष्ठ कलाकार दर्शन को अवसर देता है। एक छोटी सी कहानी है, इससे थोड़ा सा और भी ख्याल में आएगी बात। एक चित्रकार बड़े प्रख्यात नामी चित्रकार के पास चित्र बनाने की कला सीखने के लिए गया। वहां जाकर के उसने उससे कहा कि मैं चित्र सीखना चाहता हूं, मुझे चित्रकला के गुर सिखाइए। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या चित्र बनाना चाहते हो? उसने कहा कि मैं झूमते हुए बांस का चित्र बनाना चाहता। उसने कहा देखो सामने बांस का झुरमुट है, वहां चले जाओ और बांस हो जाओ। वह व्यक्ति सीखने आया था, बिना इफ और बट किए चला गया। कलाकार इफ और बट नहीं करते। गया वहां, बांस जैसे जैसे झूमता था वैसे वैसे वह भी झूमने लगा। धीरे धीरे वह बांस ही हो गया। बांस जैसे कसमसाते वह भी कसमसाता। बांस जैसे जैसे हवा चलती डोलते वैसे वैसे वह भी डोलता। वह इतना उससे तल्लीन हो गया उस बांस से कि अंत में इस व्यक्ति को जिसके पास वह गया था सीखने, इसको जाकर के 2-4 दिन बाद उसको हाथ पकड़ के बाहर निकालना पड़ा और कहा तुम चित्र बनाना सीख गए। जब वह थोड़ा सा अपनी चेतना में लौटा तो उसने कहा अरे आपने तो कुछ सिखाया नहीं, मैं तो सीखने आया था आपसे। कहें कि अब तुम्हें सीखने की कोई जरूरत नहीं। तो मैंने भीतर से वह चीज प्रकट होने लगी, भीतर से वह चीज आने लगी। अब जाकर के तुम किसी भी व्यक्ति से जो थोड़ा सा ब्रश चलाना जानता हो कागज पे, उससे सीख लो, अपने आप तुम उसका चित्र बना लोगे। और वही हुआ। कहते हैं कि वह श्रेष्ठतम चित्र बने जो उस व्यक्ति ने बनाए। कला महत्वपूर्ण है। तो अब तक हमने वैज्ञानिक दृष्टि से देखा और अब हम
कला की दृष्टि से देखते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा होता, ठीक से देखा होता, तो यह सौंदर्य दृष्टि अनिवार्य रूप से आती। दूसरी तरफ से भी शुरू करते हैं कि सौंदर्य दृष्टि से ऐसे जैसे अकारण किसी चीज को देखना, अकारण किसी दृश्य के साथ एकाकार हो जाना। वह जो बाधा है आपके और जो चीज दिखाई दे रहा है उसके बीच में, वे सारे शब्द, ख्याल, वे सब बाधा है। तो ऐसे देखना कि कोई बाधा न रह जाए, जो दिखाई पड़ रहा है उसके साथ तल्लीन हो जाना, घुल जाना। यदि ऐसी ढंग से आप उसमें तल्लीन हो जाते हैं, होश लक्षण होगा। जैसे पहली स्थिति में सौंदर्य बोध लक्षण हुआ, वैसे ही अगर सौंदर्य बोध की तरह से हम किसी चीज को देखते हैं जिसमें सौंदर्य दिखाई पड़ता है, होश लक्षण होगा। पहली स्थिति में होश पूर्वक हम देखते थे ना, सवाल उठाते थे कि बिना शब्दों, छवियों, ज्ञान के जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है उसे देखना, तो उसमें सहज ही होश आता था और दर्शन होता था। छूट जाता था पर दर्शन होता था। और अगर ठीक से हम और गहरे जाते तो सौंदर्य बोध आता था। अब दूसरी तरफ से भी शुरू करें, सौंदर्य बोध से देखें तो वहां पर होश जगह लेगा। यह दोनों ही चीजें एक ही चीज के दो ढंग है, एक ही चीज के दो करने के ढंग है। और फिर भीतर कहें तो प्रेम की दृष्टि से भीतर जो भी कुछ है, जैसे एक प्रेमी देखता है। हमने आपने लैला मजनू की कहानी सुनी होगी। मजनू से जो लैला के गांव का सरपंच था, उसने बुला करके कहा कि मैं लैला को बचपन से जानता हूं, बड़ी साधारण सी स्त्री है, और यह देखो मेरे घर की लड़कियों को, तो मैं देख करके मुझे बड़ी दया आती है। जिस तरीके से तुम उसके पीछे पीछे विह्वल होकर के घूमते हो, तुम्हें देख के मुझे बड़ा तरस आता है। इसमें से कोई भी इस लड़की चुन लो, मैं तुम्हारा विवाह कर देता हूं। उसने एक नजर देखी, वो सरदार था उस गांव का, और उसकी सभी लड़कियां एक से एक बढ़कर के सुंदर थी। उसने सबको देखा और देख करके कहा, इसमें से एक भी लैला नहीं है। कुछ पार की झलक उसको लैला में आ गई। लैला के साथ होने में कुछ पार का उसको झलक गया। हाड़ मांस वही है, आंख कान नाक त्वचा वही है, पर क्या कारण ऐसा होता है कि हम किसी के पीछे बस न्यौछावर हो जाते हैं, किसी के पीछे बस मिट ही जाना चाहते हैं। बड़ा लौकिक संदर्भ है यह, लेकिन समझने जैसा है कि उसके अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। वो अलग बात है, हमारा लौकिक संदर्भ ऐसा है कि हम उसको बस हासिल करना चाहते हैं, कब्जे में लेना चाहते हैं। अगर वह पावन होता, वह पवित्र होता, तो जो भी चीज हम प्रेम करते, फिर उसे जैसी भी वह रहना चाहे, जैसी भी होना चाहे, उसको होने की स्वतंत्रता देते, उसको अपने अधिकार की वस्तु नहीं बनाना चाहते।
हम थोड़ा सा जब कहीं प्रेम का अंकुर फूटता है, झट उसको पकड़ करके अपनी जेब में रखना चाहते हैं, और उस कोशिश में वो अंकुर भी टूट जाता है, घबरा जाता है, नष्ट हो जाता है। और कभी कभी प्रेम तो जीवन भर हमारे जीवन से विदा हो जाता है। ये सब हमारे जीवन में होता है। लेकिन समझने वाली बात है कि किसी व्यक्ति से, इतनी बड़ी दुनिया में एक ही व्यक्ति से क्या ऐसा उसके अंदर दिखाई पड़ जाता है जो दूसरे में नहीं दिखता। आप कहेंगे कि युवावस्था है, यह है, वह है, पर ऐसा संयोग तो सबके साथ नहीं होता। किन्हीं क्षणों में यह जो हमारा आरोपण है, जो हमारे ऊपर सब आरोपित किया हुआ है, यह थोड़ी देर के लिए स्थगित हो जाता है और कुछ पार की झलक आ जाती है, झलक भर आती है। फिर हम उसको जैसा वो है, काला है, ऐब है कोई, वह सब नजरअंदाज करके उसको स्वीकार करते हैं, उसको देखते हैं। हमें कुछ भी उसके ऐब नजर नहीं आते, कोई दुर्गुण नजर नहीं आता। ठीक ऐसे ही क्या हम अपने भीतर प्रेम की दृष्टि से खुद को देख सकते हैं? प्रेम की दृष्टि ऐसी दृष्टि है जो बासी नहीं है। वह जो क्षण भर को हमको किसी के अंदर दिख जाता है, वह ताजापन होता है। हाँ, उसके बाद हम उसको बासी करना शुरू कर देते हैं, पकड़ना शुरू कर देते हैं, अपनाना शुरू कर देते हैं। पर जिस क्षण वह पहली घटना घटती है, उस क्षण कुछ ऐसा होता है जो बासी नहीं होता, बिल्कुल ताजा होता है। तो ठीक ऐसे ही जैसे प्रेमी की प्रथम दृष्टि हो, ऐसे ही अपने भीतर क्या हम देख सकते हैं? एक बिना देखने वाले के, और दूसरा प्रेमी की दृष्टि से। प्रेमी की दृष्टि दृष्टि ही नहीं, वो दृष्टि के बिना दर्शन है, देखना। कारण ही है, मां जब अपने नवजात शिशु को देखती है तो कोई भी वो दिमाग अगर खराब ना हो, कोई भी वो आग्रह रख करके देख सकती है। दिमाग खराब होने का मतलब ये स्त्री, मतलब लड़की होनी चाहिए या लड़का होना चाहिए वगैरह वगैरह। वो जो संतान को लेकर के हमारे अंदर कचरा भरा हुआ है, वो कचरा न हो। तो जैसी संतान पैदा हुई, उसको यथावत वैसा ही देखती है। वह यह नहीं कहती कि थोड़ा सा यह और गोरी होती, या थोड़ा सा और यह, इसकी आंख ऐसी होती, इसकी जुबान ऐसी होती, इसके होठ ऐसे होते। बिल्कुल ऐसा नहीं। वह जस का तस, जैसे ही उसके हाथ में बच्चा आता है जन्म के बाद, वो उसको यथावत देखती, जैसा भी वह आया है, बिना उसमें किसी तरीके के मीन में। क्या ऐसे ही हम स्वयं को देख सकते हैं प्रेम की दृष्टि से? तो आज हम प्रेम की दृष्टि से भीतर, और प्रेम की ही दृष्टि या सौंदर्य की दृष्टि से बाहर जो भी कुछ है उसको देखते हैं। और यह सवाल उठाते हैं जो कि इसके साथ ही संलग्न है कि प्रेम की दृष्टि के अलावा तो सारी दृष्टियां बासी है। सौंदर्य की दृष्टि के अलावा सारी दृष्टियां बासी। तो जब वह देखना क्या है जो बासीपन से मुक्त है, का मतलब वह देखना क्या है जो प्रेम की दृष्टि से, वह देखना क्या है जो सौंदर्य दृष्टि से। आज हम लोगों की मंथन की, हम लोगों के अवलोकन के लिए यह प्रश्न साथ रहेगा। हमारे इस अवलोकन में पहली बार हम कुछ हृदय की चीजों से भी देखना शुरू कर रहे हैं। पहले प्रश्न के आधार पर देखते थे, अब थोड़ा सा हृदय का भी सहारा ले लेते हैं।
थोड़ी देर के लिए जो हम लोगों ने सुना है, कहा है, उसके साथ बैठते हैं और इसके बाद बेबाकी से इस पर प्रश्न उठाइए, इस देखने पर प्रश्न उठाइए, बेबाकी से। और जैसे सौंदर्य उद्घाटित हो सकता है ना, जैसे सौंदर्य दिखाई पड़ता है ना, कोई कारण नहीं होता पर सौंदर्य है, आप किसी को जवाब नहीं दे सकते पर सौंदर्य है। ऐसे ही वह जीवन कला भी है जो दुख से, बासीपन से सर्वथा मुक्त है, पर आप कन्वे नहीं कर सकते, तर्क नहीं दे सकते कि ऐसे ऐसे है, इसका मतलब वो है। आप इशारा कर सकते हो, आप कह सकते हो कि इस तरह से सवाल उठाओ और देखो कि वह जीवन है या नहीं जो बासीपन से मुक्त है। आप उपाय कर सकते हो किसी को कहने का कि भाई थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा सा तनाव मुक्त हो जाओ, थोड़ा सा अपनी जो चीजें अपने खोपड़ी में भर के रखी है उसको एक तरफ कर दो, देखो शायद तुम्हें भी सौंदर्य नजर आ जाए इन पहाड़ों में। और कोई क्या कह सकता है? वैसे ही कुछ प्रश्न हो तो हम लोग साझा कर लें आज के अवलोकन के लिए। सर हाँ बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली अभी शुरू में तो दीदी भी जब अपना अवलोकन दे रही थी तो वो बता रही थी ना, चीज को जस का तस बिना लेबलिंग के देख पाना, कुछ बता रही थी वो। तो सर ऐसा होता है कि मेरे को जस का तस देखना अभी नहीं मालूम है, बिना लेबलिंग के देखना। लेकिन हाँ, इतना पता चलता है कि लेबल दिया जा रहा है। इससे पहले क्या होता था मेरे को नहीं मालूम है, पर अब जो देखने तक ये आ रहा है कि हाँ, कुछ भी चीज आ रही है मैं उसको लेबल दे रहा हूँ, और इस चीज का मेरे को पूरा पूरा पता चलता रहता है कि हाँ, लेबल दिया जा रहा है, लेबल दिया जा रहा है। बिना लेबल के देखना मैं वहां तक आ ही नहीं पा रहा। ठीक है, मैं भी समझ रहा हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगा वहां पर, लेकिन जागरण या आप कहें अवेयरनेस, वो बस उतनी ही है, वहां तक ही है कि मैंने चीजों को नाम दे दिया। अनिल भाई 90% काम आपका हो गया। 90% काम हमारा वही हो जाता है
जब हमको यह पता चलना शुरू हो जाता है कि हम हर चीज की लेबलिंग कर रहे हैं, देखने में हर चीज का नाम, हर चीज की को उसकी याददाश्त से देख रहे हैं, इसका पता चलना 90% काम का हो जाना है। इसका मतलब कि वो जो पुराना ढर्रा था अब प्रकाश में आ गया। अब प्रश्न जो है कि बिना लेबलिंग के दर्शन, वह बस देर सवेर की बात है। अचानक आप पाएंगे कि आप जो भी कुछ देख रहे हैं उसमें लेबलिंग हो ही नहीं रही। जी सर। और भीतर, बाहर देखिए, बाहर बिना लेबलिंग के देखिए, बिना नाम के देखिए, और फिर भीतर लौटिए। भीतर, भीतर बिना देखने वाले के देखिए। बाहर बिना नाम के देखने का मतलब है धीरे धीरे आप पाएंगे कि नाम के बिना देखना हटने लगा और एक अद्भुत सौंदर्य दृष्टि उद्घाटित होने लगी। अब भीतर बिना देखने वाले के देखने का जो प्रश्न काम करने दीजिए, उसको चलने दीजिए। और एक दिन नहीं, इंतजार मत करिए, अपने से आप पाएंगे कि यह पूरी संस्था, यह जो पूरा भीतर चल रहा है, भीतर ये जो सातत्य चल रहा है, लगातार विचारों का जो रेला चल रहा है, यह बिल्कुल रुक जाता है, बिल्कुल ठहर जाता है। लेकिन यह सिर्फ लक्षण है, किसी की उपस्थिति से यह अपने आप गिर जाता है। अगर आप इसको रोकने लगेंगे तो आप बच जाएंगे, जो कि हम सब तरह तरह की ध्यान विधियों में करते हैं कि विचार को ठहराना, विचार को रोक देना, विचार की जब जरूरत तब इस्तेमाल करना, ये सब हमारे ख्याल है। विचार निश्चित ही रुक जाते हैं, ये विचार की पूरी संस्था स्थगित हो जाती है। लेकिन यह सीधी अगर आप करेंगे तो आप बड़ी मजबूत रूप से आप बन करके वहां पर ठहरने लगेंगे, साथी संगतियों की तरह आप बनने लगेंगे और उसके बड़े सात्विक अहंकारों की यात्रा शुरू हो जाती है। हम प्रश्न उठाएं और प्रश्न को काम करने दें, न कि हम काम करें। ये ऐसा था सर कि मैं सुबह से जो बाहर जो देखने की आपने बात कर रही थी, अब जब आप बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ उस चीज को अपने साथ में। ऐसा ही था, ये कार्यशाला में आने से पहले ये जस्ट खिड़की है, खिड़की से जस्ट बाहर अगर आप देखते हैं तो शाम के समय बच्चे क्रिकेट खेला करते हैं। तो जब मैं वो देख रहा था तो आप अगर मेरे को बोल रहे हैं कि वो एक सौंदर्य बोध था, तो मैं रिलेट करके कह रहा हूँ कि हाँ कुछ ऐसा था। मेरे को उसका नाम नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट उस क्रिकेट के मैच को देख रहा था। मैं कहीं बह के नहीं जा रहा था कि हम भी खेला करते थे या ऐसा मैच हुआ था वैसा, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस वहां देख रहा था। आप जब बोले कि एक सौंदर्य बोध उतरता है, तब मुझे लगा कि शायद कुछ में ऐसा हो रहा था वहां पे, और मेरे को नाम देना नहीं आया था सौंदर्य बोध। हाँ, अब अगर मेरे से ज्यादा ही पूछना चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा एक आश्चर्य वाली फीलिंग, थोड़ा सा सरप्राइजिंग टाइप का कुछ Yes. वैसा था। Yes, this is better. This is better. विस्मय बोध, एक सौंदर्य बोध होता है, एक विस्मय बोध। जैसे बच्चे के अंदर एक विस्मय बोध होता है, वह हर चीज को बड़े कौतूहल से देखता है, बड़े कौतुक से देखता है, वह यह भी जानना चाहता है, वह भी जानना चाहता है। जैसे जैसे थोड़ा बुद्धि उसकी सक्रिय होती है, यह भी जानना चाहता है। और वह दृष्टि जिसने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि बिना बुद्धि के, मन के हस्तक्षेप के देखना क्या है, वहां पर बच्चे की ही स्थिति हो जाती है, एक बुनियादी रूप से फर्क के साथ। क्या कि बच्चा जानना चाहता है कि वह क्या है, लेकिन आप जानना नहीं चाहते हैं क्या है।
सौंदर्य बोध वही है जिसमें विस्मय तो है लेकिन जानने की इच्छा नहीं। बच्चे में विस्मय है और विस्मय के पीछे पीछे बुद्धि भी एक्टिव हो रही है। वो बार बार पूछता है यह क्या है, वह क्या है, यह ऐसा क्यों है, वह वैसा क्यों है। वह जानना भी चाहता है, लेकिन जो ध्यान की दृष्टि है वह जानना नहीं चाहती। वह हर चीज को बड़े कौतुक से देख रहे, भीतर विस्मय के साथ देखना। जो भी कुछ भीतर हो रहा है उसे बस विस्मय दृष्टि से देखना। भीतर जितने भी सोच विचार चल रहे हैं उसको विस्मय की दृष्टि से देखना। जैसे बाहर जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, बच्चा जब देखेगा वो कौतुक से देखेगा उसको कि अरे ये क्या है, लेकिन तब से वो जानना चाहेगा ये क्या है, क्या होता है, यहाँ क्यों है, ये किसका है, वगैरह वगैरह। उसके बहुत सारे सवाल आएंगे। लेकिन हम जब अब देखने का सवाल उठा रहे हैं, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम वस्तुतः जो जान रहे हैं उससे मुक्त हो रहे हैं। कौतुक तो यह जो हमारा स्वभाव है, ये कौतुक दर्शन है। आपने एक शब्द सुना होगा, रहस्यदर्शी। रहस्यदर्शी जी रहस्यदर्शी संतों को कहते हैं, जिनकी दृष्टि में अब सिर्फ रहस्य है। वो बस रहस्य दर्शन कर रहे हैं। उनको सारा अस्तित्व रहस्य की तरह हो गया। ऐसा रहस्य नहीं जिसे कि जानना है, ऐसा रहस्य जो विस्मय दृष्टि और सौंदर्य दृष्टि से, सौंदर्य बोध से ही होता है। वो अब कुछ जानने में उत्सुक नहीं है। वो सब कुछ बड़े सौंदर्य से, बड़े विस्मय से जिया जाता है। ऐसे। जी सर, जी जी, थैंक यू सर। प्रमिला जी, आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि जो यह विस्मय दृष्टि है, सौंदर्य बोध की दृष्टि है, ऐसा कुछ कभी जीवन में पकड़ में आया है? बस कुछ जब प्रकृति के पास होती हूँ तब महसूस होता है सौंदर्य भी और विस्मय भी, जो आप कह रहे हैं। हाँ। जैसे मैं धर्मशाला गई थी तो पहली बार मैंने देखा था इतना सुंदर सब कुछ। तो वो जो, हाँ, बस कुल मिला के प्रकृति के पास जब मैं होती हूँ तब जो एकदम बिना कुछ सोचे जो एकदम चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, शायद वही है सौंदर्य बोध। हाँ, ठीक। तो क्या उसी दृष्टि से जो अकारण आ जाती है, क्या उसी तरह से हम भीतर अपने को देख सकते हैं? इस संबंध में अभी मुझे नहीं पता कुछ भी, भीतर तो नहीं पता, लेकिन बाहर देखने का ऐसा लग रहा है कि शायद मैं पहले एक दो बार भी ऐसा कर चुकी हूँ। आपको मैंने बताया भी था जब आयुषी से मेरी बात हो रही थी, पहली बार जब मुझे एहसास हुआ था ये जो जागरण की कला का, तब तो अभी भी कभी आज भी जैसे कल ये प्रश्न उठा है तो आज वो मैं, लेकिन अंदर नहीं हुआ, बाहर थोड़ा सा दिखाई दिया कि कुछ है जो देखने वाला नहीं है, तब देखा जा रहा है।
पता तो नहीं मुझे वो ठीक से, लेकिन हाँ मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ। हाँ, तो एक तरफ हम लॉजिक से, एक तरफ एकदम वैज्ञानिक दृष्टि से जो दर्द देखा जाता है उस पर चर्चा कर रहे हैं, और उसको भी साथ साथ समझ ले रहे हैं कि जैसे सौंदर्य बोध, जैसे विस्मय बोध, जैसे जी। आश्चर्य बोध, आश्चर्य बोध के साथ बस ठगा सा रह जाना, देखना, मतलब कोई चीज ऐसी सामने आई कि हमारी जितनी भी अंदर सोच विचार की पूरी संरचना चल रही थी वो स्थगित हो गई, या ये सोच विचार की पूरी संरचना स्थगित हो गई, जिससे कि वहां पे सौंदर्य बोध उद्घाटित हो गया। तो आप सोचें कि सौंदर्य बोध ऐसा नहीं, उसी जगह पर पहले दूसरे लोग रह रहे हैं, उनको कोई सौंदर्य बोध नहीं, उसी जगह पर दूसरी बार आप जा रही हैं, वह सौंदर्य बोध नहीं नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर जहां से सौंदर्य बोध नजर आता है, उस पर फिर बासीपन आ गया, फिर बासीपन से वो ढक गया। तो वो है जिस पर हम इस पर बात कर रहे हैं कि बिना नाम के, बिना देखने वाले के, बिना किसी स्मृति के, बिना किसी छवि के बाहर जो भी कुछ है उसे देखना, जो भी कुछ है उसे बिना किसी स्मृति, नाम, ख्याल, धारणा के देखना, जैसे कि सौंदर्य दृष्टि, जैसे विस्मय दृष्टि। बात पकड़ में आ रही है हम सबको? और ऐसे ही फिर भीतर बिना देखने वाले के देखने का अर्थ उत्तर नहीं आएगा वैज्ञानिक दृष्टि से, और दूसरी जो दृष्टि है, उसी दूसरी दृष्टि का मतलब अलग उससे नहीं है, उसी चीज को दूसरे ढंग से देखा जाए तो जैसे कि विस्मय से भीतर देखना, बिना जानकारी के देखना। छोटे बच्चे के पास कोई जानकारी नहीं होती है, हम जब ये सवाल उठाते हैं तो बिना जानकारी के बाहर देखते हैं, तो भीतर जो भी कुछ चल रहा है उसको बिना जानकारी के देखना, विस्मय से देखना, बासीपन से मुक्त देखना। आज इस प्रश्न के साथ हम लोग रहेंगे कि भीतर और बाहर विस्मय दृष्टि, सौंदर्य बोध की दृष्टि से देखना क्या है, और उसके साथ प्रश्न हमारा संलग्न है कि बासीपन से मुक्त देखना क्या है। भोर में यह प्रश्न था कि बिना देखने वाले के देखना, आज उस प्रश्न के साथ सांझ की बैठक में यह भी संलग्न हो गया है, जिसमें विस्मय दृष्टि, बिना देखने वाले के देखने का मतलब विस्मय दृष्टि से देखना। तो ये जो विस्मय दृष्टि से देखना, जब बाहर जब हम वैसे देखते हैं, बाहर जब मुझे वैसा दिखाई दिया, जब देखने वाला नहीं था, तो भाव जो वही थे जब प्रकृति के मैं करीब थी, जब हम चाय के बागान से निकल रहे थे, चिड़ियां चहचहा रही थी और मैं वहां रुकी थी थोड़ी देर, और जो भी आकाश देखना, या तो चेहरे पर जब वो मुस्कान आ जाती है ना, प्रकृति के पास होकर, जब कुछ भी वो नहीं होता है, कुछ भी सोच विचार, और जो चेहरे पे भाव होते हैं ना, वो विस्मय वाले हों या क्या होंगे वो पता नहीं, लेकिन वो जो चेहरे पे, वही यहाँ पर भी जब सामने कोई है या कुछ भी चल रहा है, उसको जब ऐसा देखा मैंने, तो वही भाव थे, वही बिल्कुल वही भाव थे जैसे उस समय थे, विस्मय जैसा, या वही चेहरे पे मुस्कान, वही बिल्कुल वैसे ही भाव थे। हाँ, तो बस ऐसे ही जैसे बाहर देखने का तुम्हें ग्लिम्स मिला ना, एक अंतर्दृष्टि आई ना, वैसी ही अंतर्दृष्टि से भीतर भी देखना शुरू करो। कभी कभी वही चीज बार बार कहने पे हमारी पकड़ में नहीं आती है कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, बिना देखने वाले के देखिए, लेकिन वही जरा भावपूर्ण ढंग से कही जाए तो पकड़ में आ गई, बात वही कही जा रही है। तो इस अगर उस तरह से थोड़ा कठिन लगता है तो इस तरह से अब देखो, और काम वही है, दर्शन वही,
विस्मय बोध से देखना। बिना देखने वाले के देखने का मतलब है विस्मय से देखना। जैसे छोटे बच्चे के अंदर कोई देखने वाला नहीं, छोटे बच्चे के अंदर अभी कोई भी उसके दिमाग में याददाश्त और नाम और छवि ये सब नहीं पैदा हुआ है, तो वो जो भी देखता है विस्मय से देखता है। ऐसे देखना। जी। तो जो हम लोगों ने अभी यह देखने का प्रश्न समझा है, इसके साथ थोड़ा देर बैठते हैं और उसके बाद सुबह तक के लिए हम लोग विदा ले लेते हैं इस प्रश्न पर काम करते हुए। पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं उसमें इस तरह की बातें हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह भी नहीं पता आप लोग इस चीज को कैसे लेंगे। लेकिन यह जो हम प्रयोग कर रहे हैं इसमें जो भौतिक चेहरा है वह ऐसे कुछ मित्रों का है, लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत बड़ी स्ट्रीम है जो साथ में हमारे सीख रही है। बहुत बड़ी जीवन धारा है जो सीख रही है हमारे साथ में। आप किसी उस तरह से बड़ी, खैर छोड़िए, उस तरह की बातों में न जाइए। बस इतना समझिए कि हमारा आपका थोड़ा सा ही यत्न हमें बहुत दूर ले जा सकता है इस चीजों में, क्योंकि सच में ही कुछ विराट सीखा जा रहा है, विराट तलों पर सीखा जा रहा है, विराट ऊर्जाओं के द्वारा सीखा जा रहा है। हमको आपको बस साथ में थोड़ा सा यत्न करना है, थोड़े से प्रयोग करने हैं, और आप पाएंगे कि सच में ही कुछ विराट जीवन में उद्घाटित होने लगा, फलित होने लगा। हम फिर से प्रश्न दोहरा लें कि विस्मय बोध से भीतर और बाहर देखना क्या है, या बिना देखने वाले के बाहर और भीतर देखना क्या है। विस्मय बोध से देखना, सौंदर्य बोध से देखना, विस्मय दृष्टि से देखना, सौंदर्य दृष्टि से देखना, या बिना देखने वाले के देखना, एक ही बात कहने के दो ढंग हैं। तो इस प्रश्न के साथ रहते हुए फिर भोर में हम मिलते हैं, जो भी अवलोकन होगा उस समय साझा